हेलो फ्रेंड्स। लास्ट रिवीजन लेक्चर है उसमें हमने कंपोजिशन स्कीम है वो कंप्लीट की थी। आज हम प्रेजेंटिव स्कीम है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले हम कंपोजिशन स्कीम है उस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं जिससे हमें इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल है जिसमें मिस्टर राम है, उन्होंने एक बिजनेस है वो स्टार्ट किया। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर। और हमें इस एग्जांपल में हमें चेक करना है कि क्या वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है या नहीं। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर और फिर नेक्स्ट ईयर भी हमें चेक करना है। और जब हम यह चेक कर लेंगे ठीक है वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है, तब हमें उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कैलकुलेट करनी है। और तीन हमें सिनेरियो दे रखे हैं, एक यदि वो मैन्युफैक्चरर हो इस केस में, या रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हो, या फिर ट्रेडर हो। ठीक है, तो देखिए हमें उसका फर्स्ट 6 मंथ का टर्नओवर दिया हुआ है और नेक्स्ट 6 मंथ का टर्नओवर दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट 6 मंथ का टर्नओवर उसमें उसकी टैक्सेबल सप्लाई है वो 50 लाख रुपीज़ है। इंटरेस्ट अर्न किया गया ऑफ एफडी, और हमें पता है कि जो भी डिपॉजिट्स वगैरह डिपॉजिट्स है, लोन है, एडवांसेज है, उस पर जो भी हम इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो एग्जाम्प्ट होती है। ठीक है, जो 50,000 है एग्जाम्प्ट है, जो क्या बोलते हैं उसको सर्विस है। एग्जाम सप्लाई गुड्स दे रखा है, और एग्जाम सप्लाई बाय वे ऑफ लोडिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दे रखा है, और इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज दे रखा है, और इनवर्ड सप्लाई है नॉट लाइबल टू रिवर्स चार्ज 20 लाख रुपीज़ दे रखा है। अब देखिए जो फर्स्ट 6 मंथ का जो टर्नओवर है उसमें हमें पहले तो यह चेक करना होगा कि अब वह जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लाइबल है या नहीं है। सेक्शन 22 हमें चेक करनी होगी, और जब सेक्शन 22 देखते हैं तब हम देखते हैं कि जो टैक्सेबल सप्लाई है, इंटरेस्ट है, एग्जाम सप्लाई है, और लोडिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये सब एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनते हैं। और इसकी टोटल जो वैल्यू है वो हुई 20 लाख रुपीज़। ठीक है, तो फर्स्ट 6 मंथ में इसकी वैल्यू 20 लाख रुपीज़ हो गई, तो मतलब यहाँ से वो जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन लाइबल हो जाएगा। ठीक है, तो जब वह जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लायबल हो जाता है तब वह हमें चेक करेंगे कि क्या वो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अब देखिए, और जब हम एज्यूम करते हैं कि जो कंडीशन है जैसे इंटरेस्ट सप्लाई नहीं कर सकता, वो टिप यानी तंबाकू, आइसक्रीम, पान मसाला सप्लाई नहीं कर सकता, हम मानते हैं कि ठीक है वो तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, वो मतलब इन बिजनेस में नहीं है। ठीक है, तो हम पहले टर्नओवर की लिमिट है उसको हम बेस बनाते हैं यहाँ पर इस एग्जाम्पल में। ठीक है, तो मतलब कि उसका लास्ट ईयर टर्नओवर हम देखते हैं कि कंपोजिशन स्कीम के लिए तब एलिजिबल होता है यदि उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ रुपीज़ से अगर एक्सीड ना हो। ठीक है, तो 1 करोड़ रुपीज़ से एक्सीड ना हो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, अदर देन जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है उनको छोड़ के। ठीक है, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कितना 75 लाख रुपीज़। ठीक है, तो हम इसको अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट वाला मानते हैं। ठीक है, जैसे राजस्थान का मानते हैं इसको, और इसका टर्नओवर है पिछले फाइनेंशियल ईयर में जीरो था, क्योंकि इसने ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस स्टार्ट किया तो पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर जीरो था, तो मतलब कि इस ईयर में कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है। तब यहाँ से वो मतलब कि नेक्स्ट 6 मंथ है उसके लिए वो कंपोजिशन स्कीम है उसके लिए अप्लाई कर देगा, और कंपोजिशन स्कीम है उसके लिए अप्लाई कर देगा। ठीक है, ठीक है, तो मतलब वो कंपोजिशन स्कीम अप्लाई कर देगा, तब हम इसका मतलब कि टैक्स कैलकुलेट करेंगे, इसका टैक्स कितना होना चाहिए। तो हमने जब टैक्स कैलकुलेट करने की बात आती है तो टैक्स हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले हम एग्रीगेट टर्नओवर है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल में जीरो था, तो मतलब इस ईयर कंपोजिशन के लिए एलिजिबल है। अब हमें चेक करना है कि क्या नेक्स्ट ईयर में वह कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हमें चेक करना होगा कि क्या ये ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए पिछले फाइनेंशियल क्या ड्यूरिंग द ईयर, तो ड्यूरिंग द ईयर है उसमें एग्रीगेट टर्नओवर उसका 1 करोड़ रुपीज़ से एक्सीड है या नहीं है। तो देखिए हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि जो एग्रीगेट टर्नओवर है उसमें हम ऑल आउटपुट सप्लाई ऐड करते हैं। ठीक है, जो भी मतलब टैक्सेबल एग्जाम किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन उसका टैक्स कंपोनेंट और इनवर्ट सप्लाई है वो हम ऐड नहीं करते। और इसमें स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ है कि अगर उसने जो रजिस्ट्रेशन लायबल हुआ तब से लेके जो मतलब कि उसने जब फर्स्ट अप्रैल से लेकर रजिस्ट्रेशन लायबल हुआ तब तक जो सप्लाई की गई वो भी एग्रीगेट टर्नओवर पार्ट बनेगी। यानी जो अपन इस एग्जांपल देखते हैं तो इसका एग्रीगेट टर्नओवर है जो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल कितना होगा, तो टैक्सेबल सप्लाई कौन सी टैक्सेबल सप्लाई है, सिर्फ जो नेक्स्ट 6 मंथ है जिसमें वो रजिस्टर्ड है कंपोजिशन स्कीम, वही नहीं बल्कि वो जो रजिस्ट्रेशन से पहले जब लाइबल हुआ था उससे पहले जो उसने सप्लाई की वो भी ऐड होगी, क्योंकि यहाँ पर इसमें स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ है। ठीक है, दीज ऑल्सो इंक्लूड, यानी ये जो सप्लाई टैक्सेबल एग्जाम सप्लाई इनमें मतलब कि जो जब वह जीएसटी में रजिस्टर्ड है, चाहे भले वो स्मॉल टैक्स पेयर के रूप में हो यानी कंपोजिशन या बजट स्कीम के रूप में हो, या फिर रेगुलर टैक्स पेयर के रूप में हो, भले ही किसी भी फॉर्म में हो, उसके द्वारा जो इस भले किसी भी रूप में हो, मतलब कि इसमें जो मतलब कि रजिस्टर्ड पर्सन है उस पीरियड में उसने सप्लाई की वो तो है ही, प्लस उसने जो मतलब वो अनरजिस्टर्ड था उसमें जो सप्लाई की है वह भी वो उसकी क्या बनेगी, उसको उसका एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में हम जो उसके फर्स्ट 6 मंथ की सप्लाई भी लेके चलेंगे, और जो नेक्स्ट 6 मंथ की तो लेनी है वो तो मतलब उसमें रजिस्टर्ड था जब जीएसटी तब उसने सप्लाई की है, और फर्स्ट 6 मंथ की भी लेके चलेंगे। ठीक है, सेम एज हम इसको भी ऐसे ही लेके चलेंगे। ठीक है, जो मतलब कि इसमें भी हम ऐसे लेके चलेंगे जो इंटरेस्ट अर्न किया। अब देखिए जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है, इंटरेस्ट अर्न ऑन एफडी, अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि जो भी एग्जाम सप्लाई है
जो भी एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइड बाय एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, यानी जो भी लोन एडवांस डिपॉजिट जो इंटरेस्ट है वो एग्रीगेट टर्नओवर पार्ट नहीं बनेगा। तो मतलब कि जो इंटरेस्ट है वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा, तो मतलब कि इसको हम नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट हमारा एग्रीगेट टर्नओवर पार्ट नहीं बनेगा। एग्जाम सप्लाई ऑफ गुड्स, तो एग्जाम सप्लाई ऑफ गुड्स है वह भी हमारा एग्रीगेट टर्नओवर पार्ट बनेगा, और ये भी हमारा क्या होगा कि जो भी एग्जाम सप्लाई है वो एग्रीगेट टर्नओवर पार्ट होता है, क्योंकि इसमें मतलब ऑल आउटपुट सप्लाई आती है, सिर्फ ओनली इसको छोड़ के एग्जाम सप्लाई में किसको छोड़ के, जो भी इंटरेस्ट है सिर्फ इंटरेस्ट को छोड़ के, ठीक है। तो मतलब ये भी हमारा पार्ट बनेगा और ये भी हमारा पार्ट बनेगा। जो भी एग्जाम सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, सिर्फ खाली इंटरेस्ट वाली जो एग्जाम सप्लाई वही एग्रीगेट टर्नओवर पार्ट नहीं बनता, और बाकी जितने भी इंटरेस्ट जो भी एग्जाम सप्लाई है गुड्स की और सर्विस को सभी एग्रीगेट टर्नओवर पार्ट बनता है, और जो भी रिवर्स चार्ज है उसकी जो इनवर्ट सप्लाई वो एग्रीगेट टर्नओवर पार्ट नहीं बनता, और यह भी नहीं बनता। तो हमारा एग्रीगेट टर्नओवर कितना होता है, हमारा जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो एग्रीगेट टर्नओवर हमारा 18,50,000 है, वो एग्रीगेट टर्नओवर टोटल निकलता है, ठीक है। तो मतलब कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इसका जो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में कितना टर्नओवर 18,50,000 जो 1 करोड़ रुपये से कम है, तो मतलब कि वो नेक्स्ट ईयर है उसके लिए भी वो क्या कर सकता है, वो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है, ठीक है। ये हमने एग्रीगेट टर्नओवर समझ लिया। अब नेक्स्ट हमें चेक करना होगा कि वो कितना टैक्स पे करेगा, उसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। और हमने लास्ट डिवीजन लेक्चर में देखा था कि टैक्स लायबिलिटी है वो कैलकुलेट होती है उसका टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी निकालना होगा, ठीक है। क्योंकि एलिजिबिलिटी चेक करते हैं तब तो हम क्या निकालते हैं, उसका एग्रीगेट टर्नओवर है, उसका एग्रीगेट टर्नओवर किसका, पैन का, मतलब कि उस पर्सन के पैन से जितने भी बिजनेस किए जा रहे हैं उन सभी का टर्नओवर। और जब टैक्स पे करते हैं हम स्टेट वाइज, मतलब उसका जो मतलब कि जिस स्टेट में बिजनेस है, मतलब कि उस स्टेट में उसका टर्नओवर कितना है उसके अकॉर्डिंग हम उसका टैक्स पे करते हैं, ठीक है। तो टर्नओवर इन स्टेट, क्योंकि हर स्टेट में जैसे मतलब बिजनेस उसका मतलब कि 5 स्टेट बिजनेस किसी पर्सन का, तो जैसे मतलब ये पर्सन है उसके जैसे 5 स्टेट बिजनेस, ठीक है। ये 5 स्टेट है, 3 ये 5 स्टेट बिजनेस, ठीक है। तो मतलब 500 स्टेट का बिजनेस का टोटल करेंगे और ये टोटल उसका पैन का टर्नओवर हो गया। अगर ये 1 करोड़ रुपीज़ से एक्सीड नहीं है तब वो कंपोजिशन स्कीम एलिजिबल है। लेकिन जब टैक्स देने की बात आती है तो जिस स्टेट में, जैसे ये स्टेट बिजनेस है तो इस स्टेट में इसका बिजनेस का कितना टर्नओवर है, इस टर्नओवर पर टैक्स पे करेगा, ऐसे ये स्टेट में टैक्स पे करेगा, तो हर स्टेट वाइज जो उसका टैक्स पे होगा, ठीक है। तो देखिए, तो मतलब कि टैक्स पे करना तो टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी कैलकुलेट करना होगा। और टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन हम समझे थी, सेम डेफिनेशन वैसी की वैसी है, ठीक है। सेम डेफिनेशन वैसी वैसी है, इसमें सिर्फ जो सप्लाई है उसने जो अनरजिस्टर्ड पर्सन रूप में की थी वो उसका पार्ट नहीं बना, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स देना ही नहीं, टैक्स तो तब देगा जब वो रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। बस यही फर्क है। और जो भी एग्जाम सप्लाई है टैक्स कंपोनेंट इनवर्ट सप्लाई वो टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें जो ट्रेडर है यानी मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट है उसके लिए तो जो एग्जाम सप्लाई है वो टर्नओवर का पार्ट बनता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम सप्लाई है वो किसके लिए नहीं बनता, जो ट्रेडर है उसके लिए जो मतलब कि टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी का पार्ट नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, देखिए, क्योंकि जो ट्रेडर है उसके केस में जो टैक्स पे किया जाता है वो टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जाता है, और जबकि ट्रेडर जो मैन्युफैक्चरर एंड रेस्टोरेंट सर्विस मैन्युफैक्चरर है और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर उसी केस में टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टोटल टर्नओवर, भले ही वो एग्जम्प्ट हो या टैक्सेबल हो, टोटल टर्नओवर, जबकि इसमें सिर्फ ओनली टैक्सेबल टर्नओवर। तो जब टैक्सेबल टर्नओवर पे किया जाएगा तब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई है वो किसके लिए होगा, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरर के लिए होगा। देखिए ट्रेडर के सिर्फ ओनली टैक्सेबल होगा, क्योंकि एग्जाम सप्लाई उसका पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि उसकी जो इंटरेस्ट एक्सपोर्ट और इंटरेस्ट सप्लाई वैसे पार्ट नहीं होती, क्योंकि वो इंटरेस्ट सप्लाई कर ही नहीं सकता जो कंपोजिशन वाला होता है, ठीक है। तो देखिए, मैन्युफैक्चरर उसके लिए जब हम टर्नओवर इन स्टेट यूनियन टेरिटरी निकालेंगे तब हम टर्नओवर कौन सा लेंगे, सिर्फ नेक्स्ट 6 मंथ का, जब वो जीएसटी में रजिस्टर हो जाए, भले वो कंपोजिशन स्कीम के रूप में हो या रेगुलर पर्सन के रूप में हो, ठीक है। तो मतलब कि सिर्फ ओनली 45 लाख रुपीज उसका टर्नओवर होगा इन स्टेट यूनियन टेरिटरी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई सर्विस प्रोवाइड बाय वे एक्सटेंडेड डिपॉजिट लोन एडवांस, नहीं सॉरी, वैल्यू ऑफ सप्लाई फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल फाइनेंस अप टू द डेट व्हेन सच पर्सन बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट, वो एक्सक्लूड करके चलेंगे, जबकि एग्रीगेट टर्नओवर उसमें ये सप्लाई ऐड होगी, ठीक है। तो मतलब कि सिर्फ ओनली नेक्स्ट 6 मंथ है उसका टर्नओवर ही इसका पार्ट बनेगा, ठीक है। ऐसे ही इंटरेस्ट एंड ऑन एफडी वो इसका पार्ट नहीं बनता, ठीक है। जो मैंने लास्ट रिविजन लेक्चर था उसमें मैंने गलती से बोल दिया था कि जो टैक्स पे करने की बात आती है तब हम इंटरेस्ट है वो उसका पार्ट नहीं होता, टर्नओवर इन स्टेट यूनियन टेरिटरी का नहीं पार्ट होता है। मैंने बोला था कि मैन्युफैक्चरर उसी केस में पार्ट होता है, लेकिन इसका पार्ट नहीं होता, ठीक है। जो अभी अमेंडमेंट आई थी नवंबर 20 के अटेम्प्ट से, ठीक है। तो 45 लाख रुपीज़ है वो नेक्स्ट 6 मंथ का टर्नओवर हो गया। ऐसे ही एग्जाम सप्लाई इसका पार्ट होगा नहीं, और एग्जाम सप्लाई ऑफ गुड्स है वो मैन्युफैक्चर के लिए तो ऐड होगी, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए एग्जाम सप्लाई ऑफ गुड्स वो भी पार्ट होगी, और ऐसे एग्जाम सप्लाई लोडिंग सर्विस वो भी उसका पार्ट होगी, ठीक है। 75 लाख रुपीज़ दे रखा है अपने को, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी जो एग्जाम सप्लाई वाई लोडिंग, ठीक है। और ये
इनवर्ट सप्लाई वो कभी पार्ट होते नहीं, सिर्फ ओनली आउटपुट सप्लाई, ठीक है। रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर सेम रहेगी डेफिनेशन, तो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी सेम रहेगी डेफिनेशन, ठीक है। रेस्टोरेंट सर्विस प्राइस 45 लाख रुपीज़ रहेगा, और इसके लिए भी इसमें पार्ट नहीं बनेगा, और ये इसके लिए भी ऐसा रहेगा सेम, तो मतलब इनके लिए तो सेम ही रहेगा, ठीक है। और अब ट्रेडर के लिए सिर्फ ओनली टैक्सेबल सप्लाई ही रहेगी, जो एग्जम सप्लाई है ये इसके लिए पार्ट नहीं होगी टर्नओवर इन स्टेट यूनियन टेरेटरी। अब हमारा जो टोटल टर्नओवर है कितना निकलता है, टर्नओवर इन स्टेट मैन्युफैक्चरिंग केस में कितना निकलता है, मैन्युफैक्चरिंग केस में निकलता है 70 लाख रुपीज़, और इसके केस में कितना आएगा, और इसके केस में कितना आएगा, ट्रेडर केस में आएगा 45 लाख रुपीज़ टोटल आएगा, ठीक है। अब टैक्स रेट क्या है, टैक्स रेट अब मैन्युफैक्चरर है उसके केस में देखिए, मैन्युफैक्चरर केस में टैक्स रेट कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग केस में 0.5% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो 0.5% सीजीएसटी का रेट है, ठीक है। जो सेक्शन 10 वो सीजीएसटी के सेक्शन पढ़ रहे हैं, तो 0.5% सीजीएसटी के, तो 0.5% एसजीएसटी टोटल कितना होगा, 1% इसका टैक्स जाएगा, ठीक है। तो 1% टैक्स जाएगा, तो कितना टोटल टैक्स हुआ इंटू 0.1% यानी 1%, टोटल टोटल 70,000 है वो इस पर टैक्स आएगा, ठीक है, क्योंकि 7 लाख है, 7 लाख का 1% 70,000, ठीक है। और रेस्टोरेंट है उसके केस में कितना अपना टोटल टैक्स आएगा, रेस्टोरेंट केस में इंटू 2.5% 1,75,000, और जो ट्रेडर है उसके केस में टैक्स लायबिलिटी आएगी इंटू 0.1% टोटल, इतनी हमारी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो ये टैक्स लायबिलिटी है वो कैलकुलेट होगी इनके केस में। तो इस एग्जांपल में हमने एग्रीगेट टर्नओवर है वो समझा है कि उसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना होगा, हमने समझा है कि टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी है उसको एग्जांपल समझा है कि वो कंपोजिट स्कीम के लिए जब एलिजिबल होगा तो कितना टैक्स पे करेगा, ठीक है, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट स्कीम थी प्रेजम्पटिव स्कीम है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रेजम्पटिव स्कीम है उसके लिए कौन पर्सन एलिजिबल होता है, ठीक है। तो प्रेजम्पटिव स्कीम है उसके लिए जो एलिजिबिलिटी, अगर उसका ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंस ईयर यानी प्रीसीडिंग फाइनेंस ईयर या प्रीवियस फाइनेंस ईयर है उसमें उसका टर्नओवर कितना है 50 लाख रुपीज से एक्सीड नहीं है, तब वह किसके लिए एलिजिबल होगा, प्रेजम्पटिव स्कीम है उसके लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। तो प्रीवियस फाइनेंस में उसका टर्नओवर कितना नहीं होना चाहिए, उसका 50 लाख रुपीज से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख रुपीज कैसे कैलकुलेट होगा, सेम जैसे हमने डेफिनेशन कंपोजिट स्कीम देखी थी वैसे ही टर्नओवर इसका कैलकुलेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है उसकी जो टैक्स रेट कितनी है, तो टैक्स रेट है उसके केस में टैक्स रेट है वो होगी अपनी 3% है सीजीएसटी के और 3% एसजीएसटी, टोटल टैक्स रेट कितनी होगी 6%, ठीक है। तो 3% सीजीएसटी 3% एसजीएसटी है, ऐसे केस में टैक्स देना हो कितना, टर्नओवर इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी का, ठीक है। टर्नओवर इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी का 6% यानी 3% सीजीएसटी 3% एसजीएसटी देना होगा किसी केस में, प्रेजम्पटिव स्कीम है उसके केस में, ठीक है। नेक्स्ट है कौन कौन से पर्सन इन एलिजिबल है, तो वही सेम जैसे हमने कंपोजिट स्कीम की नॉन टैक्सेबल गुड्स वाला नहीं है, इंटरेस्टेड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, याद रखना इंटरेस्ट सप्लाई नहीं कर सकता गुड्स एंड सर्विसेज का वह नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है वह नहीं, वो पर्सन है वो प्रेजम्पटिव स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता, जो मैन्युफैक्चरर है किसके तंबाकू आइसक्रीम पान मसाला है और एरेटेड वाटर। अब आप कहोगे मैन्युफैक्चर कहाँ से आ गया, अब देखिए हमने क्या देखा था कि जो प्रेजम्पटिव स्कीम है वो किसके लिए होती है, वो सर्विस प्रोवाइडर के लिए होती है, लेकिन हमने देखा था सर्विस प्रोवाइडर है उसके लिए गुड्स की कोई लिमिट नहीं है, जैसे कोई मतलब कि सर्विस प्रोवाइड करता है लेकिन साथ साथ वो तंबाकू ही बनाता है, तो अगर वो तंबाकू बनाता है तब वह कंपोजिट जो प्रेजम्पटिव स्कीम है उसके लिए भी इनएलिजिबल हो जाए, भले वो मतलब कि मेनली उसका सर्विस बिजनेस हो और साथ साथ ही उसका तंबाकू बिजनेस भी मतलब गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, तो वह भी मतलब प्रेजम्पटिव स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होगा, और कैजुअल टैक्स पर्सन है वह भी प्रेजम्पटिव स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमने ये लास्ट जो एग्जांपल किया था, अगर हम इसी एग्जांपल रखते हैं जैसे कि हम मानते हैं कि इसका जो टर्नओवर है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंस 50 लाख रुपीज़ नहीं है, और इस फाइनेंस ईयर में उसका टर्नओवर है हम सिर्फ कितना मान लेते हैं, हम जैसे कि 45 लाख रुपीज़ ही हम इसका टर्नओवर मान लेते हैं जो इस ईयर में, और 10 लाख रुपीज़ हमने सिर्फ ये इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट मान लेते हैं, और ये कॉम्पोनेंट हम मान लेते हैं उसका, तो यहाँ पर उसका टर्नओवर है वो कितना होगा 73 लाख रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें पता है इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट का पार्ट होता नहीं है, तो यहाँ पर टोटल टर्नओवर कितना होगा उसका, टोटल टर्नओवर ऑफ 63 लाख रुपीज़, हम इसको कम कर देते हैं क्योंकि वरना तो वो मतलब इनएलिजिबल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ हम 2 लाख इसका कर देते हैं, 20,000 इसका कर देते हैं, और 5 लाख इसका कर देते हैं। तो अब यहाँ पर वो
क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंटिव स्कीम है उसके लिए एलिजिबल है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर भी, क्योंकि अगर मतलब कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो मतलब कि वो इस फाइनेंशियल ईयर में एलिजिबल होगा अगर उसका ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल में उसका टर्नओवर है जो लिमिट है उससे एक्सीड नहीं हो। लेकिन अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल अगर वो लिमिट क्रॉस कर जाता है, तो जहां से वो लिमिट क्रॉस करता है, जैसे 50 लाख रुपीज वो लिमिट क्रॉस कर देता है, या कंपोजिट स्कीम के लिए जैसे 1 करोड़ रुपीज या 75 लाख रुपीज लिमिट है, अगर वो क्रॉस कर देता है तो वहां से उस डेट से वो इनएलिजिबल हो जाएगा इस स्कीम के लिए। अब उसे रेगुलर टैक्स पेयर के रूप में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। लेकिन इस ईयर में उसका टर्नओवर कितना है, इसका टर्नओवर है 50,20,000, और हमें पता 20,000 है वो एग्रीगेट टर्नओवर पार्ट नहीं बनता उसका, तो मतलब उसका 50 लाख रुपीज है, तो मतलब इसके एलिजिबल इस ईयर में भी, यानी पूरे फुल ईयर के लिए एलिजिबल था। ठीक है, तो एग्रीगेट टर्नओवर इसका 50 लाख रुपीज से एक्सीड नहीं है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, तो फुल ईयर के लिए एलिजिबल। ठीक है, तो अब इसका टैक्स है वो कैसे, अब एग्रीगेट टर्नओवर कितना 50 लाख रुपीज है, और लास्ट ईयर इसने बिजनेस शुरू किया था, तो मतलब इस ईयर बिजनेस शुरू किया था, तो लास्ट ईयर इसका टर्नओवर कितना था, 0 था, तो मतलब इस ईयर के लिए फुल एलिजिबल है। ठीक है, अब इसके टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी है उसके लिए हम टैक्सेबल सप्लाई ऐड करेंगे प्लस इसकी एग्जाम सप्लाई ऐड करेंगे। ठीक है, वो 50 लाख रुपीज है, और अब इस पर 20 लाख रुपीज़, तो ऐसा मान लेते हैं कि वहाँ तक मतलब कि वो टैक्स नहीं पे करें 20 लाख रुपीज़ तक, तो क्योंकि वहाँ तो वो रजिस्टर्ड हुआ ही नहीं था। जब 20 लाख रुपीज़ एक्सीड हुआ था वो मतलब किसके जो क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंटिव स्कीम, उसके लिए उसने रजिस्टर करवाया था, तो इसमें से हम 20 लाख रुपीज़ एक्सीड कर देते हैं, तो 30 लाख रुपीज़ हमारा बचता है। ठीक है, इसमें से हम 20 लाख रुपीज़ एक्सीड लेस कर देते हैं, तो 20 लाख रुपीज़ हम जब लेस कर देते हैं तो हमारा 30 लाख रुपीज़ हम कितना 6% है वो हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 6% टैक्स, तो हमारा 1,80,000 है वो हमारा टैक्स आएगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंटिव स्कीम हो गई। अब कुछ कॉमन पॉइंट्स है तो दोनों के लिए सेम है। आईटीसी कैन नॉट बी अवेड, टैक्स कैन नॉट बी लेवी, यानी जो कंपोजिंग स्कीम हो या भले ही प्रेजेंटिव स्कीम हो, वो जो मतलब कि अपनी इनवर्ट सप्लाई लेते हैं, जैसे कि इनकी जो इनवर्ट, जैसे मतलब ये पर्सन है इनकी आगे फर्दर आउटवर्ड सप्लाई होती है, लेकिन इनको इनवर्ट सप्लाई भी लेनी होती है। ठीक है, क्योंकि कुछ सर्विस इनको लेनी, परचेज वगैरह करते हैं, तो इस पर जो मतलब टैक्स कैलकुलेट होता है, जो आईटीसी है जो टैक्स लगता है इसके ऊपर जो पे करते हैं, तो इस पर जो आईटीसी है उस जो इस पर जो टैक्स है उसके वो आईटीसी वो क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, और आगे है वो पर्सन है वो जो कस्टमर है जो मतलब कि रेसिपिएंट है उनसे टैक्स है, ये रेसिपिएंट है उनसे टैक्स कलेक्ट भी नहीं कर सकते जीएसटी के नाम से। ठीक, यानी ये ना तो टैक्स कस्टमर से ले सकता है, ये ना तो कस्टमर से टैक्स ले सकते हैं और ना ही आईटीसी है वो बुक कर सकते हैं। ठीक है, इनको अपने जो टर्नओवर है उसके ऊपर टैक्स पे करना होगा। ठीक है, आरसीएम प्रोविजन है वो अप्लीकेबल होगा नॉर्मल रेट से, जैसे कि मतलब कि ये कंपोजिशन वाले पर्सन है और या प्रेजेंटिव स्कीम वाले पर्सन है, ये इनवर्ट सप्लाई लेते हैं जिस पर आरसीएम के प्रोविजन अप्लीकेबल होते हैं। क्या मतलब कि जैसे मतलब इन्होंने इनवर्ट सप्लाई लिया है और आरसीएम पता है हमें कि मतलब कि जो रेसिपिएंट है, जैसे इस केस में रेसिपिएंट हो गया, यहाँ पर इनवर्ट सप्लाई लिया था, तो मतलब कि इनको जो सप्लाई है इनवर्ट सप्लाई उस पर इनको टैक्स पे करना होगा। तो जो टैक्स है वो क्या कंपोजिट रेट है 1%, 6% या मतलब कि 2.5% है, उसे पे कर दे, नहीं नहीं, उनको मतलब कि जो नॉर्मल टैक्स रेट है आरसीएम की 18% है या 12%, जो भी रेट अप्लीकेबल होगी उस सप्लाई के ऊपर, उसी टैक्स रेट से उनको टैक्स पे करना हो। ठीक है, और नेक्स्ट है कि मतलब कि ये इश्यू बिल ऑफ सप्लाई, ये बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। ठीक है, ये टैक्स इनवॉइस इशू करने की इनको जरूरत नहीं है। जो कंपोजिट पर्सन है वो अपनी जो बिल ऑफ सप्लाई उसमें लिखेंगे कि कंपोजिट टैक्स पर्सन नॉट एलिजिबल टू टैक्स है ऑन सप्लाई ऑन इनवॉइस, ये लिखना होगा उनको। और इसी पॉजिटिव स्कीम वाले हैं उनको भी लिखना होगा कि टैक्सर पर्सन पेइंग टैक्स इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 है नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई। ठीक है, तो ये उनको मतलब अपनी बिल ऑफ सप्लाई लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वन पैन कैन ओनली हैव वन रजिस्ट्रेशन, जैसे मतलब कि अगर कोई पर्सन है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था एक पर्सन है उसके अगर 5 स्टेट बिजनेस है, तो ये 5 स्टेट है उसमें उसके बिजनेस। ठीक है, ये 4 और ये 5, ये 5 स्टेट बिजनेस है, तो मतलब 5 स्टेट में या तो उसको मतलब कंपोजिट स्कीम लेनी होगी या प्रेजेंटिव स्कीम जो भी है, या उसको रेगुलर स्कीम ही लेनी होगी। ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब कि एक स्टेट में तो मतलब कंपोजिट स्कीम ले ली और एक स्टेट में रेगुलर स्कीम है, नहीं नहीं नहीं, या तो 5 के लिए कंपोजिट लो या 5 के लिए रेगुलर हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब एक के लिए कंपोजिट एक के लिए रेगुलर। ठीक है, ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिट स्कीम, अब आपको मैंने बताया था जो अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल में, अगर उनका जैसे मतलब कि ये एक पर्सन है उसका टर्नओवर है ये जैसे मतलब पिछले फाइनेंशियल में टर्नओवर अगर उसका 1 करोड़ रुपीज़ 75 रुपीज़ से एक्सीड नहीं है, तो उसको या 50 लाख रुपीज़ प्रेजेंटिव स्कीम केस में, तो मतलब कि जो कंपोजिट स्कीम या प्रेजेंटिव स्कीम ऑप्ट कर सकता है। ठीक है, और अब जो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल है उसका जो टर्नओवर है अगर उसने ऑप्ट कर ली स्कीम, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, अब यहाँ पर उसका टर्नओवर अगर 1 करोड़ रुपीज़ या 75 रुपीज़ जो क्या बोलते हैं उसको स्पेशल कैटेगरी स्टेट है या 50 लाख रुपीज़ प्रेजेंटिव स्कीम केस में अगर वो एक्सीड कर जाता है यहाँ पर, तो यहाँ से यह स्कीम का बेनिफिट आप क्लेम नहीं कर सकते। उनको मतलब कि यहाँ से एक रेगुलर स्कीम है जो मतलब रेगुलर स्कीम है उसमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब इनका टैक्स 3 तरीके से कैलकुलेट, 2 तरीके से कैलकुलेट होगा। इस पीरियड में तो मतलब वो कंपोजिट जो मतलब यहाँ तक सप्लाई उस पर कंपोजिट टैक्स पे करेंगे, और जब आगे रेगुलर स्कीम है तो वहाँ पर जो रेगुलर टैक्स रेट है वो अप्लाई हुआ। ठीक है,
नेक्स्ट है कि मतलब इन इफ पर्सन है ऑफ कंपोजिट स्कीम कॉन्सिक्वेंस अंडर सेक्टर, लेकिन अगर कोई पर्सन है, जैसे हम 73 74 और सी ए फाइनल सिलेबस में है कि 73 74 है जो शोकोज नोटिस वगैरह है, ठीक है, डिमांड रिकवरी है, वो प्रोविजन है उसके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगा। अगर कोई पर्सन है, अगर वो मतलब कि भले ही उसका टर्नओवर है, मतलब कि वो कंपोजिट स्कीम एलिजिबल नहीं था, फिर भी उसने कंपोजिट स्कीम ले रखी है, तो मतलब कि क्या होगा कि उस पर 73 74 उसके प्रोविजन अप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।